टुडे वी आर गोइंग टू डील मॉडर्न फिजिक्स। ओके, मॉडर्न फिजिक्स जो है एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब आगे के क्लासेस में तुम जाओगे और तुम्हें रिसर्च करने का मौका मिलेगा तो तुम्हारा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हमेशा मॉडर्न फिजिक्स ही होगा। वो हमेशा मॉडर्न फिजिक्स होगा क्योंकि नए इन्वेंशन जितने हैं, आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स को भी मॉडर्न फिजिक्स में ही रख सकते हो। तो नए इन्वेंशन जितने हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के ही हैं। ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स का एरा जो स्टार्ट हुआ था वो फिजिक्स के हीरो आइंस्टीन के साथ शुरू हुआ था। ठीक है। तो हमारे सामने जो क्लास ट्वेल्थ में है, क्लास ट्वेल्थ से पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री में थोड़ा हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, बट मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हमने पहले से हमें किसी को कुछ नहीं पता है। तो आज ये क्लास आपका जो मॉडर्न फिजिक्स का क्लास है, यू कैन से इट इज द नर्सरी ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ऑफ यू ऑल। आप सब पहली बार पढ़ रहे हो, किसी के लिए इसमें कुछ नया नहीं है। तो हमारे क्लास ट्वेल्थ में जो मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस डिसाइडेड है कि इतना हमें पढ़ना है, उसमें मेनली 5 थिंग्स मुझे पढ़ना है, 5 चीजों का डिस्कशन करना है। 5 यूनिट आप बोल दो, 5 लेसन बोल दो, 5 चैप्टर बोल दो। जो पहला चैप्टर है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें हमें पढ़ना होगा, इसमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होगा कि अगर जो रेडिएशन है इसका 2 नेचर है, और जो हमारे पास पार्टिकल है, जो हमारे पास मैटर है, उसका भी 2 नेचर है। इसके अंदर हम पूरा डिस्कशन करेंगे तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आएंगी। एक चीज को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरे को बोलेंगे मैटर वेव्स। ठीक है। उसके अलावे जो नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम मूव करेंगे तो हम पढ़ेंगे पूरी तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम पूरा का पूरा केमिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा के ऊपर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे तो हम पढ़ेंगे एक्सरे। आई थिंक आप लोग, बहुत लोगों ने एक्सरे के बारे में सुना होगा या कभी मौका मिला होगा तो अपना एक्सरे करवाया भी होगा, आई थिंक। उसके आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से, सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से के बारे में, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसका इंपॉर्टेंस बताया नहीं जा सकता कि कितना इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है न्यूक्लियर जब वर्ड ही आता है तो कितना इंपॉर्टेंस वो अपने आप में हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। ये 5 चीजें जो हैं, दीज 5 थिंग्स वी विल स्टडी इन आवर फ्यू क्लासेस। हमारे जो आगे के कुछ क्लासेस होंगे इनमें इन पांचों चीजों को पढ़ेंगे। और इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी एंड नीट। आपके नॉलेज के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, आईआईटी और नीट में भी इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम पहले चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके अंदर जो हमारे सीबीएसई ने हमें डिजाइन करके दिया है कि हमें क्या पढ़ना है, वो आपके सामने है। ठीक है। इस चीजों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर, ठीक है, ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ज एंड लेनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इक्वेशन, नेचर ऑफ लाइट क्या होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद हम जाएंगे मैटर वेव्स के ऊपर, जहां पे हमें वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को पढ़ना होगा, डी ब्रॉगलीज का रिलेशनशिप पढ़ना होगा, उनका हाइपोथेसिस पढ़ना होगा, डेविडसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है। पेंडेमिक सिचुएशन में, 2020 सिचुएशन में ओनली डेविड्स एंड जर्मर का कंक्लूजन हमारे ऐड किया गया है। ये सिलेबस जो है ये 2021 का है आपके सामने। ठीक है। दिस इज द सिलेबस। अब हम चैप्टर की ओर मूव करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की तरफ। ठीक है। हमारे सामने जो चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसका नाम क्या सजेस्ट करता है? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मींस व्हाट? ड्यूअल का मतलब ट्वाइस, यू कैन सी ट्वाइस। चैप्टर का नाम ही है ट्वाइस नेचर। किसका? रेडिएशन का और मैटर का। तो रेडिएशन के पास वो कौन से 2 नेचर हैं? तो रेडिएशन, रेडिएशन के बारे में आपको पता है, आपने लाइट में पढ़ा है। रेडिएशन जो है, रेडिएशन का 2 नेचर है। एक नेचर जो है रेडिएशन का है उसे बोला जाता है वेव नेचर, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम पढ़ते हैं तो हम रेडिएशन को वेव की तरह ट्रीट करते हैं, और वहां पे हम इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। बहुत लोगों ने इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसे मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको पता है कि ये जो लाइट है इट इज अ रेडिएशन, ये रेडिएशन का हिस्सा है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें सारा
लाइट आता है वो एक रेडिएशन का हिस्सा है। लेकिन इस चैप्टर में हमें पढ़ना है ये जो लाइट आपके सामने आ रही है ना, इसमें पार्टिकल्स है, इसका एक पार्टिकल नेचर भी है, आगे से हम डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। और इस पार्टिकल नेचर का सपोर्ट करता है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस पार्टिकल नेचर का सपोर्ट करता है। तो आपके सामने रेडिएशन है, इस रेडिएशन का दो नेचर, वेव नेचर जो आप ऑलरेडी देखते हो कि लाइट इज अ वेव आप बोलते हो, बट ये जो रेडिएशन है इसका एक पार्टिकल नेचर भी है और इस पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। ओके, वैसे ही मैटर, आपके पास कोई पार्टिकल है, कोई मैटर है, कोई पार्टिकल है, इसका दो नेचर, कोई भी मैटर का दो नेचर होता है। एक पार्टिकल नेचर, आपको पता है कोई भी मैटर है तो पार्टिकल है। आपके सामने एक कार खड़ा है, इट इज अ पार्टिकल, कुछ भी खड़ा है इट इज अ पार्टिकल। लेकिन ये जो मैटर है ये एक वेव भी है। ये जो पार्टिकल आपका है, ये जो मैटर है, आपके सामने जो कार खड़ी है, इट इज अ वेव, हम इसे देखेंगे। और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल से उसका वेवलेंथ भी निकालेंगे कि कैसे कोई मैटर एक वेव हो सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो नाम था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसका मतलब ही यही है कि जो आपके पास रेडिएशन है इसका दो नेचर है, एक वेव नेचर है और दूसरा पार्टिकल नेचर है। वैसे ही आपके पास एक मैटर है तो मैटर का भी दो नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है, दूसरा वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर को, रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने का काम करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वैसे ही मैटर के वेव नेचर को सपोर्ट करने का काम करता है हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल। ठीक है, आगे, अब आगे आपके सामने है इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है? इमिशन का मतलब कहीं से बाहर निकलना, निकलना या निकालना, जैसे भी। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मेटल। अगर कोई मेटल के ऊपर कुछ एनर्जी फॉल होता है, अगर किसी मेटल को, स्पेसिफिक मेटल, सर्टेन मेटल, किसी स्पेसिफिक मेटल के ऊपर, हर मेटल के ऊपर नहीं, किसी स्पेसिफिक मेटल के ऊपर कुछ एनर्जी ऊपर से फॉल होता है, अगर वो मेटल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तो वहां से उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाता है, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, जैसे आपके सामने एक मेटल सरफेस दिख रहा है ना, एक मेटल सरफेस आपके सामने, यहाँ पे एक मेटल सरफेस दिख रहा है, दिस इज द मेटल सरफेस, यहाँ पे आपके सामने एक मेटल सरफेस दिख रहा है, इस पे बाहर से मैं लाइट फॉल कराता हूँ। लाइट फॉल कराने का मतलब, लाइट फॉल नहीं करा रहा हूँ, समझो अभी आपके सामने मैं एनर्जी फॉल कराता हूँ। क्या फॉल करा रहा हूँ? एनर्जी, मैं इस पे एनर्जी फॉल कराता हूँ। तो इससे जो है इलेक्ट्रॉन, जो है इलेक्ट्रॉन का इस सरफेस से इमिशन शुरू हो जाएगा, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, इसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन इमिशन। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन है। अब बोलो कि सर इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकलेगा? व्हेन, जब भी किसी मेटल, अच्छा मेटल सरफेस है तो मेटल सरफेस के पास क्या होगा? एटम्स होगा। एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा? देयर वाज अ सेंटर डेंस न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर सर्टेन ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। जो ऑर्बिट के सबसे लास्ट वाले हिस्से में होगा उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो न्यूक्लियस से सबसे लूजली बाउंड होता है। अगर उसको एनर्जी दे दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में शिफ्ट करेगा। किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अगर आउटसाइड से एनर्जी तुम प्रोवाइड करते हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का गेन करता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में शिफ्ट करता है। लेकिन सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर तुम दे दो, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को दे देंगे तो वो क्या होगा? मेटल सरफेस से बाहर चला जाएगा। क्यों बाहर चला जाएगा? क्योंकि हायर ऑर्बिट तो उसके पास है ही नहीं, और दूसरा वो न्यूक्लियस से उतना लूजली बाउंड है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लूजली बाउंड होगा। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मैंने यहां लिखा है दीज इलेक्ट्रॉन्स आर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। देखो तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? क्योंकि न्यूक्लियस से सबसे दूर है।
अगर इस पे बाहर से एनर्जी आया है, अगर इस इलेक्ट्रॉन पे बाहर से, अगर इस एटम पे बाहर से एनर्जी आएगा, ठीक है, बाहर से अगर इस पे एनर्जी आएगा तो क्या होगा, ये एनर्जी गेन करेगा और यहां से ये निकल के बाहर चला जाएगा। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, इमिटेड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, वही इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है जो न्यूक्लियस से सबसे लूजली बाउंड हो। और न्यूक्लियस से सबसे लूजली बाउंड कौन होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो। और सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है यहां पे। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि कितना एनर्जी, जो मेटल सरफेस था हमारे सामने, मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे बाहर से एनर्जी आया, इस मेटल सरफेस पे क्या आया, बाहर से एनर्जी आया, इस मेटल सरफेस पे बाहर से एनर्जी आया, तो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन शुरू हो गया। तो हमारे सामने से है कितना एनर्जी आएगा, क्या कुछ भी एनर्जी दे देंगे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा क्या। हमारे सामने क्वेश्चन है कि यहां पे हमने एनर्जी डाला, इस मेटल सरफेस पे एनर्जी डाला, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना एनर्जी डाला, हाउ मच एनर्जी, हाउ मच एनर्जी विल फॉल टू द मेटल सरफेस सो द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस। हमारे सामने क्वेश्चन है कितना एनर्जी, कितना एनर्जी, हाउ मच एनर्जी, कितने एनर्जी के बाद, कितना एनर्जी, हाउ मच एनर्जी, कितने एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाएगा, हाउ मच एनर्जी। द आंसर इज द एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, एक नया टर्म आपके सामने आया, वर्क फंक्शन, ठीक है, एक नया टर्म आपके पास है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, आप थोड़ा सा समझिए। वर्क फंक्शन एक नया टर्म है, वर्क फंक्शन बेसिकली एनर्जी ही है, इट इज एनर्जी। ये तुम्हारे एक सवाल का आंसर देता है, कितना एनर्जी। वर्क फंक्शन जो है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके बाद ठीक है इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। कितना एनर्जी का ये आंसर है, ठीक है, कितना एनर्जी मतलब इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी after which emission of electron takes place. Emission of electron takes place. किसी मेटल सरफेस को लो, 1 जूल डाल दो तो नहीं निकलेगा, 2 जूल डाल दो नहीं निकलेगा, 3 जूल डाल दो नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही 7 जूल डाला तो वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना शुरू हो गया। तो वो 7 जूल क्या है, कोई भी एक मेटल सरफेस लो, कोई भी एक सरफेस लो, देखो जैसे कोई भी एक सरफेस लिया, मैं इसको समझा देता हूं पहले। कोई भी एक सरफेस लिया मैंने, ठीक है, कोई भी एक सरफेस ले लिया, कोई भी एक सरफेस ले लिया, कोई भी एक मेटल सरफेस ले लिया, ठीक है, कोई भी एक मेटल सरफेस ले लिया, ये एक मेटल सरफेस है, इस पे मैं कुछ एनर्जी डालने वाला हूं। चलिए एनर्जी डालते हैं, बाहर से एनर्जी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, एनर्जी, फॉल करवा रहे इस पे। 1 जूल डाले, 1 जूल डाले, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, नो इलेक्ट्रॉन्स। 2 जूल डाला, नहीं आया। 3 जूल डाला, नहीं आया। बढ़ाते के 15 जूल जैसे ही डाला, ये अमाउंट जैसे ही डाला, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो ये 15 जूल क्या है, ये 15 जूल क्या है, वर्क फंक्शन है। दिस 15 जूल इज वर्क फंक्शन। तो इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं आगे। वर्क फंक्शन का डिफिनीशन ही यही है, देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी provided to the metal surface, the amount of energy provided to the metal surface after which emission of electron takes place is called work function, ठीक है। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन का उस मेटल सरफेस से इमिशन पॉसिबल हो सके, उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है, एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इसे डिनोट किया जाता है 5 से, इट इज डिनोटेड बाय 5। और इसका यूनिट क्या होता है, सबसे बड़ी बात है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच जूल, पढ़े हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, पढ़े हो ना। चलिए, तो आपके सामने सीबीएसई में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे एक आपके सामने एक चीज आ गया कि जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन क्या है, ये तो आपने बात समझ गया। वर्क फंक्शन का यूनिट क्या है,
एनर्जी का यूनिट तो जूल है, वर्क फंक्शन का यूनिट क्या है? वर्क फंक्शन का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी मतलब एनर्जी का एक यूनिट ये भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतने जूल के बराबर होगा। ठीक है, तो सीबीएसई के एग्जाम्स में कभी कभी पूछते हैं कि डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कीजिए। तो इसका आंसर सिंपल है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले करते हैं, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 वोल्ट। मान लो कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको अगर उसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधा सा सिंपल मैंने लिख दिया यहां पे, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, वैसे एग्जाम की कॉपी में आपको इस लाइन को लिखना होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। ठीक है, और इसके बारे में बताना होगा, दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या है? हमारे सामने एक क्वेश्चन और आया कि आप पूछ सकते हो, क्या सर हर एक, आप मुझसे पूछ सकते हो सर, वो ये है सब मेटल सरफेस है, सारे के सारे मेटल सरफेसेस हैं। ठीक है, ये डिफरेंट मेटल सरफेस, मान लिया दो है, तो क्या दोनों का वर्क फंक्शन सेम होगा या अलग होगा? दोनों का वर्क फंक्शन सेम होगा या अलग होगा? कैन एनीवन आंसर? कैन एनीवन आंसर? अलग कैसे होगा ये समझो। मान लो ये मेटल ए है, ये मेटल ए है, ये मेटल बी है। इसका वर्क फंक्शन जो है, मेरे सामने मैंने क्वेश्चन दिया, क्या वर्क फंक्शन सेम होगा या अलग होगा? आपने बोला अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। हर मटेरियल का आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है कि एक ही होता है? सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक होता है या अलग होता है? अलग होता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होगी, मिनिमम एनर्जी की, वो भी तो अलग होगी। तो जो वर्क फंक्शन है डिफरेंट मटेरियल का, वो डिपेंड करता है उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो मैंने बोला, मैंने यहां पे लिखा है एक लाइन कि वर्क फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल। जो वर्क फंक्शन है किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मेटल पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? नेचर ऑफ मेटल पे, और उस मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। किसके किसके ऊपर? नेचर के ऊपर मेटल के, और उस मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। यहां पे मैंने एक लाइन लिख दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेसर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेसर द वर्क फंक्शन। जितना कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना कम वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन का वैल्यू उतना कम होगा। लेसर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेसर द वर्क फंक्शन। तो अगर आपको वर्क फंक्शन अरेंज करने देगा, तो सबसे पहले देखिएगा किस मेटल में लेस नंबर ऑफ वैलेंस सेल्स है। जितना लेस नंबर ऑफ वैलेंस सेल्स होगा उसका लेस नंबर ऑफ वर्क फंक्शन होगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा आगे। तो यहां पे मेरे सामने क्लियर हो गया वर्क फंक्शन क्या होता है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फॉर द मेटल सरफेस। दूसरी बात, वर्क फंक्शन जो है डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल के ऊपर। और साथ में एक बात और पता चली कि जितना कम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही कम वर्क फंक्शन होगा। अब यहां पे हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन इमिशन। ये आपके पास मेटल सरफेस है, ये आपके पास क्या है? मेटल सरफेस है। ओके, इस मेटल सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलेगा? इस पे बाहर से क्या आएगा? बाहर से क्या आने वाला है इस पे? एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी हम बोल सकते हैं।
बाहर से इस पे हम एक्सटर्नल एनर्जी डालें, जैसे ही एक्सटर्नल एनर्जी डालेंगे कितना, उस एक्सटर्नल एनर्जी को तुम रेडिएशन भी बोल सकते हो, रेडिएशन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, बोल सकते हो कि नहीं? लाइट के पास एनर्जी है ना जी, एक्सटर्नल एनर्जी, रेडिएशन डाल दो। अच्छा, इस रेडिएशन में एनर्जी है, ई है, अगर ई का वैल्यू, ई शुड बी ग्रेटर देन और लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव जीरो हो जाए, मतलब वर्क फंक्शन से बड़ा या वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्या? अरे तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड इज क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी इस पे फॉल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का बाहर आना शुरू हो जाएगा। दीज आर द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मेटल सरफेस से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, इमिटेड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब समझ में आया? इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है समझ में आया? कि किसी भी मेटल सरफेस पे अगर बाहर से तुम एनर्जी देते हो और उस एनर्जी का वैल्यू उस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए, क्योंकि वर्क फंक्शन मेटल सरफेस का, हर मेटल सरफेस का अलग अलग होता है, इसलिए मैं बोला कि उस एनर्जी का वैल्यू उस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू होता है, और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर उसे हम बोलते हैं इमिटेड इलेक्ट्रॉन। टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या था कि जब किसी मेटल सरफेस पे बाहर से एनर्जी आता था तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता था, उसे हम इलेक्ट्रॉन इमिशन बोलते हैं। तो हमारे पास एक टॉपिक पढ़ना है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है, कितने तरह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब आपको पता है कि किसी भी मेटल सरफेस पे, कहीं पे कोई मेटल सरफेस है, इस पे अगर बाहर से एनर्जी आएगा, अगर इस पे बाहर से एनर्जी आएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, यहां से किसका इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, इसको इलेक्ट्रॉन इमिशन बोले। तो ये कितने टाइप का इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है? तो बेसिकली हमें तीन टाइप के इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में पढ़ना होता है। पहला जो होता है इसको बोलते हैं थर्मोआयनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन, दूसरा होता है फील्ड इमिशन, और तीसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और पूरे मॉडर्न फिजिक्स में इसी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में इसी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में पढ़ना है, लेकिन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इमिशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है, व्हाट डू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हमने क्या पढ़ा अभी तक? इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में हमने पढ़ा है कि किसी भी सरफेस पे, मान लो कोई सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है। इस सरफेस पे अगर बाहर से एनर्जी आना चाहिए, बाहर से क्या आना चाहिए, एनर्जी आना चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी। अगर एक्सटर्नल एनर्जी आएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाएगा, ये जो निगेटिव निगेटिव है यहां से शुरू हो जाएगा। अगर ये एक्सटर्नल एनर्जी ये थर्मल एनर्जी हो तो इसको बोलेंगे थर्मोआयनिक इमिशन। सीधा सा बात है, यहां पे जो एक्सटर्नल एनर्जी है कौन सा एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है। ठीक है, अगर इस थर्मल एनर्जी का वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा कि नहीं होगा? हमने क्या पढ़ा है, इफ certain amount of energy is fall on metal surface then electron are emitted। तो वो जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी भी तो हो सकता है। अगर वो थर्मल एनर्जी है और उस थर्मल एनर्जी का वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसको बोलते हैं थर्मोआयनिक इमिशन। कहने का मतलब, इफ थर्मल एनर्जी इज फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस and the value of thermal energy is greater than work function then electron are emitted। ठीक है, अगर जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी हो जाए और उस थर्मल एनर्जी का वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको बोलते हैं थर्मोआयनिक्स। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, थर्मोआइंस। थर्मोआइंस क्या बोलेंगे, थर्मोआइंस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, थर्मोएंस। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना आपके सिलेबस में, बस यही जानिए कि जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो क्या है, थर्मल एनर्जी है। ठीक है, इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन कहां है?
तो एक थर्मोआयनिक कन्वर्टर होता है बेटा, क्या होता है? थर्मोआयनिक कन्वर्टर होता है। थर्मोआयनिक कन्वर्टर या थर्मोआयनिक जनरेटर बोलो, इसमें इसका यूज किया जाता है। थर्मोआयनिक जनरेटर काम कैसे करता है इसको भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। थर्मोआयनिक कन्वर्टर काम कैसे करता है, यहां पे बोला क्या गया, थर्मोआयनिक कन्वर्टर्स का यूज कैसे करते हैं? इसमें हॉट इलेक्ट्रोड्स होता है। क्या होता है? हॉट इलेक्ट्रोड्स। देखो देखो यहाँ पे हॉट इलेक्ट्रोड्स है, मैं यहाँ पे भी येलो कर रहा हूँ फिगर में, ये हॉट इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है? रेड हो जा रहा है ब्लू के साथ कंबाइन होके, तो हॉट इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है? यहाँ पे ये हॉट इलेक्ट्रोड्स है। इस हॉट इलेक्ट्रोड्स में जैसे ही यहां से देखो थर्मल एनर्जी गया है, थर्मल एनर्जी जा रहा है ना यहाँ से थर्मल एनर्जी गया है, जैसे ही इस पे थर्मल एनर्जी यहां से आया, ठीक है, यहां से थर्मल एनर्जी का वैल्यू अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है, अगर इसका वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो यहां से देखो इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो गया है। यहां पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो गया, देखो तो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हुआ है, इलेक्ट्रॉन इमिटेड हुआ है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोड है, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, वो कोल्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है? कोल्ड इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं, तो ये निगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्या मूव करेगा, इसको कलेक्टर बोले हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हुआ कि नहीं, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कि नहीं होगा? अरे हॉट इलेक्ट्रोड से कोल्ड इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कि नहीं होगा? अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ हॉट इलेक्ट्रोड से कोल्ड इलेक्ट्रोड की तरफ, तो कंस्टिट्यूट क्या करेगा, ये करंट देगा। कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो क्या देता है, करंट देता है। तो इस करंट को बोलते हैं थर्मोआयनिक करंट, इसी करंट को बोलते हैं थर्मोआयनिक करंट। जब मैकेनिकल ब्रांच में जाओगे तो थर्मोडायनेमिक्स में पूरी तरह से इससे पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, ठीक है? अभी ये समझो कि जो एनर्जी एक्सटर्नल दे रहे हैं वो कैसा एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एक्सटर्नल एनर्जी दिया जा रहा है वो थर्मल एनर्जी का फॉर्म है। वो थर्मल एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा हो रहा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो क्या देगा, क्या देगा, करंट देगा। कौन सा करंट देगा, इस करंट को बोलते हैं थर्मोआयनिक करंट। तो दिस इज द थर्मोआयनिक इमिशन, यही था आपका थर्मोआयनिक इमिशन। ओके, थर्मल एनर्जी यूज किए। दूसरा क्या है आपके पास, फील्ड इमिशन। दूसरा क्या है, फील्ड इमिशन। समझते हैं फील्ड इमिशन को थोड़ा। दूसरा क्या है, फील्ड इमिशन। कोई भी मेटल सरफेस है, उसको अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दो, कहां पर रख दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर रख दो, तो वहां से एक मिनट थोड़ा सा बेटा, नेक्स्ट क्या है, फील्ड इमिशन। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दोगे, अगर किसी मेटल सरफेस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में के बीच में रख दोगे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू होता है, इसको बोलते हैं फील्ड इमिशन। जैसे समझो, मैं एकदम अच्छे समझाना चाहता हूं। एक मेटल सरफेस लो, एक मेटल सरफेस लो, देखो तुम्हारे सामने मेटल सरफेस ले रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मेटल सरफेस है, चलिए मेटल सरफेस है, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें रखना है। कहां पर रखना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एकदम देखो आराम से बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं इसको। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर की ओर, बोलो, पॉजिटिव टू, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस मेटल सरफेस में, इस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है बताओ, इस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है बताओ जल्दी, इस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, है, इस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा और कौन रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है,
जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हुआ है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये निगेटिव वाला इस निगेटिव को क्या करेगा, अपने से रिपेल ही करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बाहर निकल के आ जाएगा क्या, और ये इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ जल्दी। तो इसी को बोले हम फील्ड इमिशन। बस इतना ही पढ़ना है इसके बारे में कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया जाए किसी मेटल सरफेस को, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, और इसको फील्ड इमिशन पढ़ते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या वैक्यूम नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो इसका एप्लीकेशन वहां पे यूज आता है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। अब आगे पढ़ते हैं जो मेरा मेन कंसर्न है। हमारा मेन कंसर्न क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, मैंने बोला था ना 3 टाइप का होता है, मैंने बोला था 3 टाइप का, तीसरा टाइप क्या था देखो तो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसके बारे में हम पहली बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और पूरे मॉडर्न फिजिक्स में इसी का कंसर्न है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, कहीं पे कोई मेटल सरफेस है, कहीं पे कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, कहीं पे कोई मेटल सरफेस लो, मैंने एक मेटल सरफेस बनाया, ठीक है, कहीं पे कोई मेटल सरफेस है, ये देखो मेटल सरफेस है, कहीं पे कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, कहीं पे कोई मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस पे क्या होता है कि बाहर से क्या डालना पड़ता है, एनर्जी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर जाता है कि नहीं जाता है, बताओ। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। कब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आता है। अब ये एनर्जी अगर लाइट के फॉर्म में हो, क्या हो, लाइट के फॉर्म में। पहले हमने क्या दिया, थर्मल एनर्जी दिया, दूसरी बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया। अगर हम एनर्जी के फॉर्म में लाइट का यूज कर दे तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सीधा सा बात, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज द प्रोसेस where free electrons are removed from the metal surface using a light of certain frequency। कुछ खास फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर तुम किसी मेटल सरफेस के ऊपर में डाल देते हो, ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इंपॉर्टेंट है, समझो यहीं से कि किसी भी मेटल सरफेस पे अगर लाइट फॉल करवाते हैं, एनर्जी के फॉर्म में लाइट फॉल कराते हैं किसी खास फ्रीक्वेंसी का, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। आपको एक फिगर दिख रहा होगा, आपको नीचे एक फिगर दिख रहा है, इसमें यहां पे आप गौर से देखिए, तो यहां पे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास। इस पे यहां पे लाइट आई है, ठीक है, ये लाइट जो है सर्टेन फ्रीक्वेंसी का है, कुछ खास फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी जो है वो सर्टेन है, और इस लाइट के पास वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है, कुछ खास फ्रीक्वेंसी का है, क्योंकि एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लाइट जो रेज है, अगर इसके पास कुछ खास फ्रीक्वेंसी का लाइट है जिसके कारण इसका एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से इमिट करना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाता है। तो इसे ही बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसे कौन सा इमिशन बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे मॉडर्न फिजिक्स में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये मॉडर्न फिजिक्स का डेवलपमेंट का सबसे सिग्निफिकेंट फेनोमेनन है। मैंने यहां पे लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज वेरी सिग्निफिकेंट फेनोमेनन इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डेवलप होता गया, मॉडर्न फिजिक्स और रोचक होता चला गया, खुद को एक्सप्लोर करता चला गया। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट जो है उसका नेचर वेव का नेचर है या पार्टिकल का नेचर है, इसे बताने का काम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा हुआ था, और इसे बताने का काम हमारे आइंस्टीन साहब ने किया था। ठीक है, जिनके कारण 1905 में इन्हें नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, वो इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण मिला था। इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण उन्होंने बताया कि जो नेचर ऑफ लाइट है वो पार्टिकल का भी हो सकता है, और इसी के लिए उन्हें क्या मिला,
1905 में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो ये यहाँ के हिस्ट्री की बात होगी, कितना इंपॉर्टेंट है कि किसी साइंटिस्ट को इसके लिए एक नोबेल प्राइज मिल गया था। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को 1905 में नोबेल प्राइज मिला था, सिर्फ इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण। उन्होंने नेचर ऑफ लाइट के बारे में बता दिया कि वो एक पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है। लेकिन क्या आइंस्टीन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोजा था? आइंस्टीन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोजा था? नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खोजने का काम एक और साइंटिस्ट हैं। ठीक है, हर्ट्ज साहब, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। इन्होंने 1870 में खोजने का काम कर दिया था। ठीक है, कैसे काम किया था ये भी मैं आपको बताता हूं। सबके लिए बंद हो गई थी क्या? ठीक ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है किसने खोजा था? यहाँ पे एक हिस्ट्री है, ये एक हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानना अपना बनता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खोजने का काम किया था एक जर्मन के फिजिक्स थे, हर्ट्ज साहब। हर्ट्ज का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज यूज करते हैं। 1887 में, ठीक है, वो रेडियो वेव्स पे काम कर रहे थे और उसी ड्यूरिंग उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोज लिया था। ठीक है, लेकिन आइंस्टीन साहब जो थे उसको और एक्सप्लोर किए और उसी के चलते उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री की तरह इस साइंटिस्ट ने खोजा है तो हम उनके रिस्पेक्ट में उनका नाम हमेशा लेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, समझो। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन समझे ना, बेसिकली वहीं से आया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी भी मटेरियल पे, जनरली मेटल्स ले लो, अगर उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे लाइट फॉल करता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझो इसको, मैं इसको फिगर के थ्रू समझाना चाहता हूं आपको। ये एक मेटल सरफेस है, समझो ये एक मेटल सरफेस है। ठीक है, ये एक मेटल सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है। ये एक मेटल सरफेस है, इस पे बाहर से लाइट आ रही है। क्या आ रहा है बाहर से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको पता है। ठीक है, बेसिकली में एग्जांपल में एक लाइट ले लो, लाइट इस पे आया, लाइट फॉल किया, तो इसके अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होगा ना सरफेस पे मौजूद, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास जो एनर्जी है उसका वैल्यू अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जा रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? इमिटेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है। ठीक है, ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, इस इमिटेड इलेक्ट्रॉन को पता है क्या नाम दिया गया है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दिया गया है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब जो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स आया, इस सब का नाम कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया? फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, when light of certain frequency or electromagnetic wave of certain frequency falls on a metal surface and electrons are emitted, then these electrons are known as photoelectrons. Okay, क्या हर मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता है? क्या कुछ खास मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता है? ये जो हमने येलो कलर से ये जो मेटल बनाया, ये मेटल क्या हर मेटल से, हर किसी मेटल पे, तुम्हारे घर पे जितना मेटल पड़ा है सब पे तुम लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या कुछ खास मटेरियल्स है? कुछ खास मटेरियल्स है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, और उन मटेरियल्स को एक नए नाम से जाना गया, फोटोसेंसिटिव मटेरियल। वैसा मटेरियल जिसपे लाइट फॉल करे और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, वो बाहर निकालने के कैपेबल हो, उसे बोलते हैं फोटोसेंसिटिव मटेरियल। सब्सटेंस emitting electrons well illuminated by visible lights are termed as photosensitive material। हर मटेरियल से बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ कैसे मटेरियल से बाहर निकलता है?
फोटो सेंसिटिव मटेरियल, फोटो सेंसिटिव मटेरियल से सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। आज का क्लास इतना ही।